आज है 14 मार्च 2026 दिन शनिवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ, कौन से फैक्टर हैं जो तय करेंगे सोमवार को बाजार की दिशा। साथ ही किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध तनाव रहा। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा बयान सामने आया तो बाजार में डर और बढ़ गया और निवेशकों ने तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने पहले ही साफ संकेत दे दिया था कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने और हमलों का बदला लेने की बात कही थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के बेहद अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड के आसपास सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये जगह ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि देश के करीब 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी क्षेत्र से होते हैं। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में सीधे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, बल्कि केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसे एक तरह की चेतावनी माना जा रहा है कि अगर ईरान ने आगे जवाबी हमला किया तो भविष्य में तेल से जुड़े ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस घटना के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करेगा। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास भी हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं या खार्ग आइलैंड जैसे अहम तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचता है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। एक और अहम बात यह है कि ईरान से निकलने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है और इस टर्मिनल से लगभग 80 से 90% तेल चाइना को ही जाता है। अगर वहां सप्लाई बाधित होती है तो चाइना को दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे वैश्विक बाजार में मांग बढ़ सकती है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। यही वजह है कि भले ही फिलहाल ऑयल फैसिलिटीज को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा हो, लेकिन केवल इस तरह की सैन्य कार्रवाई भी बाजार में मनोवैज्ञानिक दबाव यानी पैनिक पैदा कर देती है। इसी डर के कारण शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अभी हालात शांत होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल और वैश्विक शेयर बाजार दोनों में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद अहम समुद्री रास्ता है, क्योंकि सामान्य दिनों में दुनिया का लगभग 20.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोज इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक अगर इस समुद्री मार्ग में लंबे समय तक बाधा बनी रहती है तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कमी पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 130 से $135 प्रति बैरल तक पहुंचने का खतरा बन सकता है। कच्चा तेल इतना महंगा हो जाने पर असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा महंगी होने से फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी, जिससे मेटल, केमिकल और कई अन्य इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन लागत बढ़ सकती है और वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। अगर एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी प्रभावित होती है तो यूरोप और एशिया में गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। गैस महंगी होने से बिजली उत्पादन और कई उद्योग प्रभावित होंगे, जिससे कई देशों की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर खेती तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने में बड़ी मात्रा में गैस और ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर गैस महंगी होती है तो खाद की कीमत बढ़ सकती है, जिससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा और साथ ही लंबे समय तक संकट रहने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब एलपीजी यानी घरेलू गैस की सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। दुनिया के कुल एलपीजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए अगर इस समुद्री रास्ते में रुकावट आती है तो सप्लाई चेन तुरंत प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करता है। इनमें से लगभग 90% सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से आती है। इसलिए यहाँ कोई भी बाधा पड़ने पर घरेलू गैस की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लगभग 60 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर उनके इलाके में पाइप गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है तो वो धीरे धीरे उसी पर शिफ्ट हो जाएं। इससे एलपीजी सिलेंडर उन क्षेत्रों में आसानी से भेजे जा सकेंगे जहां अभी पाइप गैस की सुविधा नहीं है। फिलहाल देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं और घरेलू सेगमेंट में रोज करीब 3.73 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत हो रही है। सरकार का कहना है कि जहां पाइप गैस नेटवर्क मौजूद है वहां सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी।
सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से भी कहा है कि वो तेजी से नए पीएनजी कनेक्शन जारी करें, खासकर ऐसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को जो अभी एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही राज्यों और स्थानीय निकायों से पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है ताकि गैस नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा सके। इसी बीच वैश्विक तनाव का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दिखाई दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 6 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिजर्व 11.68 अरब डॉलर घटकर 716.81 अरब डॉलर पर आ गया है। ये पिछले लगभग 16 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में आई सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। हालांकि इससे एक हफ्ते पहले ही रिजर्व 728.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। इसलिए मौजूदा गिरावट के बावजूद भारत की स्थिति अभी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी रही, जो लगभग 9.88 अरब डॉलर घटकर 563.24 अरब डॉलर पर आ गईं। इसके अलावा देश के गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार का मूल्य भी करीब 1.612 अरब डॉलर घटकर 130.017 अरब डॉलर रह गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गिरावट के बाद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी मजबूत है और अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक झटका आता है तो उससे निपटने की क्षमता भारत के पास अभी भी अच्छी बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिसका सीधा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है। एयरलाइंस की कुल लागत में सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल का होता है, इसलिए ईंधन महंगा होते ही कंपनियां अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लगाकर उसका बोझ यात्रियों पर डालने लगी हैं। इसी कड़ी में अकासा एयर ने भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। ये अतिरिक्त शुल्क 15 मार्च 2026 से की गई नई बुकिंग पर लागू होगा और उड़ान की दूरी के हिसाब से लगभग 199 रुपए से 1300 रुपए प्रति सेक्टर तक लिया जाएगा। इससे पहले इंडिगो ने भी 14 मार्च से टिकटों पर अतिरिक्त फ्यूल चार्ज लगाने की घोषणा की थी। कंपनी के अनुसार घरेलू और भारतीय उपमहाद्वीप की उड़ानों पर 425 रुपए, पश्चिम एशिया के लिए करीब 900 रुपए और लंबी दूरी की कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ये शुल्क लगभग 1800 से 2300 रुपए तक हो सकता है। वहीं एयर इंडिया समूह ने भी जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। घरेलू उड़ानों पर 399 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी लंबी दूरी की उड़ानों पर आने वाले दिनों में ये शुल्क और बढ़ाया जाएगा। अगली खबर, सरकार ने चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस यानी बेस इंपोर्ट प्राइस में $20 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। अब ये दर $2,800 प्रति किलोग्राम से बढ़कर $2,820 प्रति किलोग्राम हो गई है। ये वही कीमत होती है जिसके आधार पर आयातित चांदी पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी की गणना की जाती है। इस बदलाव का सीधा असर आयातकों की लागत पर पड़ सकता है, क्योंकि जब बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो उस पर लगने वाली ड्यूटी भी बढ़ जाती है। ऐसे में आयातित चांदी थोड़ी महंगी पड़ सकती है और इसका असर धीरे धीरे घरेलू बाजार की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है। ये बदलाव सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने किया है, जिसने कई कमोडिटी के तारिफ वैल्यू में संशोधन की जानकारी दी है। इसी अपडेट में सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस को $1664 प्रति 10 ग्राम से घटाकर $1652 प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार माना जाता है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें ऊंची रहती हैं तो देश का सोना चांदी आयात बिल भी बढ़ सकता है, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन पर पड़ सकता है। अगली खबर, सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड स्कीम को सीमित शर्तों के साथ उधार लेने की अनुमति दी गई है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य निवेशकों की रिडेम्पशन यानी पैसे की वापसी को समय पर सुनिश्चित करना है। नए नियम के अनुसार कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी कुल नेट एसेट का अधिकतम 20% तक ही उधार ले सकती है। ये उधार स्थायी नहीं होगा बल्कि अस्थायी होगा और इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने तक सीमित रखी गई है, ताकि फंड का जोखिम नियंत्रण में रहे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि निवेशकों को रिडेम्पशन का पैसा सुबह देना होता है, जबकि स्कीम को अपने निवेश से पैसा शाम तक मिलता है। इसी कैश फ्लो गैप को पूरा करने के लिए कंपनियां इंट्राडे यानी उसी दिन के भीतर थोड़े समय के लिए उधार लेती हैं। सेबी ने इंट्राडे उधारी के लिए भी साफ नियम तय किए हैं। ये उधार केवल उसी दिन मिलने वाली तय रकम के आधार पर लिया जा सकेगा, जैसे ट्रेप्स, रिवर्स रेपो या सरकारी बॉन्ड की मैच्योरिटी से मिलने वाला पैसा, ताकि फंड जरूरत से ज्यादा जोखिम ना ले। निवेशकों के लिए ये बदलाव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे रिडेम्पशन का पैसा समय पर मिलना आसान होगा, स्कीम का कैश फ्लो बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा और अगर उधार लेने में कोई अतिरिक्त खर्च आता है तो उसका बोझ निवेशकों पर नहीं बल्कि एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर पड़ेगा।
वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और बाजारों में गिरावट के बीच सेबी प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने निवेशकों को घबराने के बजाय धैर्य रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है और असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किल हालात में भी बाजार निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से काम करता रहे। सेबी प्रमुख के अनुसार आज का वैश्विक आर्थिक माहौल काफी अनिश्चित हो गया है। भू राजनीतिक तनाव, तेजी से बदलती तकनीक और खबरों के तेज प्रसार से बाजारों पर दबाव बढ़ा है। खासकर पश्चिमी एशिया के संघर्ष से ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे तेल गैस बाजारों में अस्थिरता और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। सेबी प्रमुख ने याद दिलाया कि इतिहास बताता है कि बाजारों में अत्यधिक उतार चढ़ाव हमेशा के लिए नहीं रहता। कोविड-19 महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर जैसे बड़े संकटों के दौरान भी बाजारों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन समय के साथ बाजार फिर से स्थिर हो गए। इस हफ्ते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कई कंपनियों के शेयरों पर खास फोकस किया गया है, जिनमें मौजूदा कीमतों से करीब 55% से 78% तक की संभावित बढ़त की बात कही गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कंपनियों के बिजनेस में आने वाले वर्षों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। होटल सेक्टर की कंपनी सामही होटल्स पर पीएल कैपिटल ने बाय रेटिंग बनाए रखी है और 264 रुपये का टारगेट दिया है। अभी ये शेयर करीब 148 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे करीब 78% तक की संभावित बढ़त की संभावना बताई गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी ने लग्जरी हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म रेयर इंडिया में जो निवेश किया है, उससे आगे चलकर कमाई का नया स्रोत बन सकता है। अनुमान है कि इससे कंपनी को B2C कमीशन के रूप में वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 में अच्छी आय मिल सकती है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की कंपनी VA टेक वबैग पर मोतीलाल ओसवानी ने बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट 1900 रुपये तय किया है। फिलहाल ये शेयर करीब 1227 रुपये के आसपास है, जिसे लगभग 55% तक की संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया है। कंपनी का ऑर्डर बुक 163 अरब रुपए से ज्यादा का है, जो वित्त वर्ष 2025 की आय का करीब 5 गुना माना जा रहा है। इसके अलावा लगभग 30 अरब रुपए के ऑर्डर में कंपनी पसंदीदा बोलीदाता है और 150 से 200 अरब रुपए की मजबूत बिड पाइपलाइन भी मौजूद है, जिससे आने वाले वर्षों में आय बढ़ने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी KSH इंटरनेशनल पर ICICI सिक्योरिटीज ने कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है और 600 रुपये का टारगेट तय किया है। फिलहाल ये शेयर करीब 386 रुपये के आसपास है, जिससे करीब 55% तक की संभावित बढ़त का अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक देश और दुनिया में ट्रांसफॉर्मर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड कंडक्टर्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां भी एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज की नज़र में हैं, जिनमें IT सेक्टर की कोफोज और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। हाल के महीनों में IT सेक्टर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिमांड के कारण लंबी अवधि में इस सेक्टर को मजबूत माना जा रहा है। ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी कल्याण ज्वेलर्स भी एक्सपर्ट्स की लिस्ट में है। मजबूत ब्रांड, तेजी से बढ़ते स्टोर नेटवर्क और ज्वेलरी डिमांड के कारण इस कंपनी में लंबे समय में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। ऑटो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देने वाली कंपनी KPIT टेक्नोलॉजीज भी एक्सपर्ट्स की नज़र में है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो सॉफ्टवेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। हालांकि मिड कैप होने के कारण बाजार की गिरावट में इसमें ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। खाद्य तेल और एग्री बिजनेस से जुड़ी कंपनी AWL एग्री बिजनेस को भी संभावित रिकवरी वाले शेयरों में गिना जा रहा है। पहले इसे अदानी विलमार के नाम से जाना जाता था और हाल की गिरावट के बाद इसमें सुधार की संभावना जताई जा रही है। ई-कॉमर्स और डिजिटल रिटेल से जुड़ी कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड भी एक्सपर्ट्स की लिस्ट में शामिल है। शेयर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन मजबूत बिजनेस मॉडल के कारण इसमें आगे रिकवरी की उम्मीद बताई जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर भी कई ब्रोकरेज की नज़र है। ऊर्जा संकट और बढ़ते बिजली की मांग के बीच विंड और सोलर जैसे क्लीन एनर्जी सेक्टर को भविष्य के लिहाज से मजबूत माना जा रहा है। ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल को भी कई निवेशक लंबी अवधि के लिए मजबूत कंपनी मानते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद इस तरह की कंपनियों का बिजनेस लंबे समय में स्थिर रहता है। हेल्थ केयर और नॉलेज सर्विस सेक्टर की कंपनी इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस को भी संभावित ग्रोथ स्टॉक्स में गिना जा रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विस सेक्टर में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े और मजबूत बिजनेस वाली कंपनियां भी ब्रोकरेज की पसंद में है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय के नजरिए से मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां माना जाता है। फार्मा सेक्टर की कंपनियां भी ब्रोकरेज की नज़र में हैं, जिनमें अजंता फार्मा और कोरोना रेमेडीज शामिल हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की स्थिर मांग के कारण इस तरह की कंपनियों में भविष्य की ग्रोथ की संभावना बनी रहती है।
इंडस्ट्रियल और रिसाइकलिंग सेक्टर की कंपनी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को भी एक्सपर्ट्स ने संभावित ग्रोथ स्टॉक्स में शामिल किया है। मेटल रिसाइकलिंग और इंडस्ट्रियल मटेरियल की मांग बढ़ने से इस सेक्टर को फायदा मिल सकता है। इंडस्ट्रियल गैस और क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी इनॉक्स इंडिया लिमिटेड को भी भविष्य की संभावनाओं के कारण एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। हालांकि ये शेयर थोड़ा वॉलेटाइल माना जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स को भी ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंस ने अपनी पसंदीदा कंपनियों में शामिल किया है। अस्पताल और हेल्थ केयर सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण इस सेक्टर में लंबे समय तक ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर इन सभी कंपनियों को अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में संभावित ग्रोथ और रिकवरी के आधार पर चुना गया है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है और अंतिम फैसला निवेशक को अपनी समझ के आधार पर ही लेना चाहिए। अगर इस वीडियो का निष्कर्ष समझे तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव, ईरान यूएस टकराव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खतरे की वजह से वैश्विक बाजारों में डर बढ़ा है। तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका से भारतीय बाजार में भी बिकवाली दिखी और सोमवार को भी बाजार की दिशा काफी हद तक इसी जियोपॉलिटिकल खबरों और क्रूड ऑयल की चाल पर निर्भर रह सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अगर कच्चा तेल $130 के आसपास जाता है तो इसका असर एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, गैस और एलपीजी सप्लाई पर पड़ सकता है। इसी बीच आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट, एयरलाइंस द्वारा फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना और सरकार का पीएनजी पर शिफ्ट होने का सुझाव भी दिखाता है कि ऊर्जा महंगी होने का असर अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों पर पड़ सकता है। वहीं स्टॉक मार्केट की बात करें तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सैमही होटल्स, वीए टेक वाबाग और केएसएच इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में 55 से 78% तक संभावित अपसाइड की बात कही गई है, जबकि आईटी, रिन्यूएबल और फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।